मॉड्यूल मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, लास्ट मुझे बताओ कि क्या क्या कर लिया था। मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दिया था हमने? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिफ्रैक्शन खत्म किया था ना। कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे डिफ्रैक्शन में। सो देखिए, मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे पहली टर्म है कि आपके पास जो लाइट है, लाइट में डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी। सो जब आप वेव कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करते हो लाइट के, तो उसमें दो हैं, एक इंटरफेरेंस, एक डिफ्रैक्शन। जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था, वो आप तब एक्सप्लेन कर सकते हो जब लाइट को आप एज अ वेव ट्रीट करोगे। जब आप लाइट को पार्टिकल पिक्चर में देखते हो, मींस आप कहते हो लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, तब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करते हैं। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का पार्टिकल पिक्चर एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि अगर कुछ रेडिएशन है, कहीं से लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, तो वो रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस होती है। उस रेडिएशन में पैकेट्स होंगे एनर्जी के। हर पैकेट एक डेफिनेट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर पैकेट को क्वांटा कहा जाता है, या इसे आप फोटोन भी कह सकते हैं। ये बेसिक्स है मॉडर्न फिजिक्स के, इसकी बेसिस पर आप आगे की थ्योरीज डेवलप करोगे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि लाइट जो रेडिएशन है, इट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये पैकेट्स मूव करते हैं विद अ डेफिनेट स्पीड विच इज स्पीड ऑफ लाइट। इन पैकेट्स को आप क्वांटा कह सकते हो, फोटोन कह सकते हो। इन फोटोन्स की या इन पैकेट्स की जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज एच न्यू। एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो सी बाय लैम्डा। सो इट विल बी एच सी बाय लैम्डा। नेक्स्ट है एनर्जी, आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहता है अगर आपके पास m मास है, तो उस m मास के कोरस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होगी। लाइक ऐसा हो सकता है कि मास डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अगर m मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जो एनर्जी जनरेट होगी, दैट एनर्जी इज mc स्क्वायर। दिस इज आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू मास m इज mc स्क्वायर। नेक्स्ट है फोटोन का जो रेस्ट मास है, वो रेस्ट मास 0 होता है। अगर फोटोन सी स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वो कुछ मास गेन करते हैं। रेस्ट मास फोटोन का 0। अगर फोटोन रेस्ट में होंगे तो उनका मास 0 होगा, लेकिन जब वो मूव करते हैं, देन दे गेन सम मास। वो मास कैलकुलेट करने के लिए आप ऊपर के दो एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, यहां से भी एनर्जी आ रही। अगर फोटोन्स का मूविंग मास m है, तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी को आप E इज इक्वल टू mc स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपने दोनों चीजें इक्वेट कर ली, mc स्क्वायर और h। सो आपको m मिल गया विच इज h न्यू बाय c स्क्वायर। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है मोमेंटम ऑफ फोटोन। देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इज h न्यू बाय c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c, सो दैट्स h न्यू बाय c। दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन। फिर नेक्स्ट आता है, वो कहता है रेड और ब्लू कलर के फोटोन का मास कंपेयर करो। मास फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। जिस कलर की फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसका मास भी कम होगा। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो ब्लू कलर के फोटोन्स का मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मास ऑफ रेड कलर फोटोन। तो अगर आप एनर्जी ऑफ फोटोन देखोगे, तो फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी कलर पर डिपेंड कर रहा है। तो एनर्जी फोटोन के नंबर से इंडिपेंडेंट है। एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर। आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, मींस कलर चेंज कर दो, तो एनर्जी बदल जाएगी। नंबर ऑफ फोटोन से एनर्जी इंडिपेंडेंट है, मींस आपके पास एक फोटोन है या 10 फोटोन, एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी तब चेंज होगी जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे या कलर चेंज करेंगे। ये पॉइंट्स लिखिए, फिर जरा से एक दो डेफिनेशंस और डिस्कस करते हैं।
Done, sir. Okay. और थोड़ा ऊपर कर दीजिए। Okay. Yes, sir. Done.
चलिए इसके बाद नेक्स्ट दो डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, एक एनर्जी ऑफ फोटोन में और इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। याद रखना आगे से मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो पार्टिकल पिक्चर में कर रहा हूं लाइट की, मींस आई एम कंसीडरिंग लाइट वेव एज अ पार्टिकल। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जिसे आप फोटोन्स कहते हैं। तो जब आप पार्टिकल पिक्चर में आते हो तो फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फोटोन की एनर्जी नंबर ऑफ फोटोन पर डिपेंड नहीं करती, मींस एक फोटोन है रेड कलर का तब भी सेम एनर्जी होगी, 1000 फोटोन्स है रेड कलर के तब भी एनर्जी सेम। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पावर ऑफ बल्ब, मींस आप बल्ब की पावर बढ़ाते चले जाओ, 100 वाट का बल्ब लो या 1000 वाट का बल्ब, एनर्जी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी टर्म आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन मींस नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटोन के ऊपर, ये सोर्स की पावर पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा पावर का बल्ब होगा उससे उतने ज्यादा फोटोन्स आ रहे होंगे, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इट्स एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं 100 वॉट का एक रेड कलर का बल्ब है, 100 वॉट का एक ब्लू कलर का बल्ब, तिशा किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? दो बल्ब है 100 वॉट के, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का, किस बल्ब से आने वाली रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी तिशा? सर रेड। क्यों? सर वो उसके इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? तो किसके सर इनवर्सली? वो सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। एक 100 वॉट का बल्ब है फॉर जिससे रेड कलर की लाइट आ रही है, एक और 100 वॉट का बल्ब है उससे ब्लू कलर की लाइट आ रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं किस बल्ब से ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन आई? सर रेड से। रेड से। एनर्जी किस पर डिपेंड करती है तिशा? फ्रीक्वेंसी पर। कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली और इनवर्सली? सर इनवर्सली। देखो ऊपर देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन लिखा था, जल्दी से जाओ ऊपर जाओ, जल्दी देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिखा था। सर एमसी का ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस नहीं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एच प्लैंक्स इनटू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी के कैसा है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली हो गई? डायरेक्टली। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो किस कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ब्लू या रेड कलर? तो ब्लू की होगी। तो किस कलर की एनर्जी ज्यादा होगी दिशा? किस कलर की लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी, ब्लू या रेड? सर ब्लू। ब्लू कलर। तो एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, बल्ब के वॉटेज पर या कलर के ऊपर? एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड कर रही है कलर पर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फर्क नहीं पड़ता बल्ब कितने का है। इसी तरह से अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन, मैं आपसे कर रहा हूं एक 100 वॉट का बल्ब है, अच्छा इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी जुवेरिया, ब्लू वाले की या रेड वाले की? जुवेरिया इंटेंसिटी किस लाइट की ज्यादा होगी? कैन यू प्लीज? Sorry, क्या कह रहे हैं जुवेरिया, किसकी ज्यादा होगी, रेड और ब्लू? जुवेरिया आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ इन दोनों कलर्स में, 100 वॉट रेड कलर, 100 वॉट ब्लू कलर, किस बल्ब से लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी? इंटेंसिटी देखो डिपेंड करती है सोर्स की पावर के ऊपर, दोनों सोर्सेस कलर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लिखा है ना इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रेड रेड और ब्लू से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा पावर से। जरा देखो दोनों बल्ब्स की पावर सेम है डिफरेंट है? जुवेरिया, दिव्यांशी, दोनों बल्ब की पावर सेम है डिफरेंट है? जुवेरिया आप चैट रूम यूज कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही।
अरे भाई क्या हो जाता है तुम लोग, सेम है ना? तो दोनों से जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी भी सेम होगी। इंटेंसिटी पर कलर से फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी डिपेंड करती है बल्ब के वॉटेज की। एक 100 वॉट का बल्ब है, उससे रेड लाइट आ रही है। एक 1000 वॉट का बल्ब है और इससे भी रेड लाइट आ रही है। जुवेरिया जरा चैट रूम यूज करो और बताओ किस बल्ब से लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी, या कम होगी, या बराबर होगी। दोनों बल्ब से लाइट की एनर्जी कंपेयर करो। हाँ जी जुवेरिया, किस बल्ब से आने वाली लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी? दिशा तुम बताओगी। 100 वॉट का रेड कलर का बल्ब है और 1000 वॉट का भी रेड कलर का बल्ब है। इन दोनों बल्ब से जो राइट लाइट आएगी उसकी एनर्जी कंपेयर कर सकती हैं? हाँ, एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पावर। गुड जवेरिया। इसका क्या मतलब है? दोनों लाइट की एनर्जी सेम होगी। एनर्जी सिर्फ कलर पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। कलर सेम है, सो दोनों से आने वाली लाइट की एनर्जी सेम। जवेरिया, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट बल्ब या सेकंड बल्ब? इंटेंसिटी। देखो भाई, जब आप इंटेंसिटी लोगे ना, तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। बल्ब 2 की इंटेंसिटी बल्ब 1 के कंपेरेबल ज्यादा होगी। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। बल्ब 2 से ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, बल्ब 1 से कम फोटॉन्स आएंगे। इसे लिख लो, ये तुम्हें पता होना चाहिए जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करोगे। एनर्जी और इंटेंसिटी में क्लियर कट डिफरेंस बताओ कि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब आप मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं ना, तो आप फोटोन की एनर्जी लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जूल्स नहीं होती। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, जूल्स में नहीं होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स में रिलेशन है। आप बड़ी यूनिट भी यूज कर सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁶ के इक्वल होगा। तो जब भी आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे जूल्स में, तो उसे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, इससे डिवाइड कर कर लिख लीजिए इतना। ये एनर्जी की यूनिट यूज करते हैं।
अब देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये होता है ना एच सी बाय लैम्डा। आप ये याद रखो, एच सी की वैल्यू होती है 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर आप एंगस्ट्रॉम में रखते हो तो आपकी एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, आप सारे झंझट से बच जाओगे, आपको कोई जूल यूनिट कन्वर्जन नहीं करना। एच सी बाय लैम्डा में लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखो, वन एच सी को 12400 कह दो, शॉर्टकट है, तो एनर्जी आपकी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसे याद रखो, बहुत टाइम बचेगा। नेक्स्ट देखिए वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसे आप वर्क फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये एटम है, इस एटम में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मैं इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कुछ एनर्जी से बाउंडेड होगा। अगर मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल, तो कुछ मिनिमम एनर्जी देनी होगी। इस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। So minimum energy required to eject electrons from the surface of metal is work function. वर्क फंक्शन टर्म यूजुअली सिर्फ मेटल्स के लिए यूज करते हैं कि मेटल के टॉप सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जो भी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी उस एनर्जी को आप वर्क फंक्शन कहेंगे। इतना लिखिए, ये यूनिट्स लिख ली नहीं आपने? यस सर। ओके, इसे और लिख लो, वर्क फंक्शन लिख लो। देखिए, वर्क फंक्शन का मतलब है कोई भी मेटल सरफेस ली, उसका टॉप इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बाउंडेड होगा। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं, तो बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी होगी वो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन। आप एटम की टर्म्स में समझना चाहते हो तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम के न्यूक्लियस से बाउंडेड होगा कुछ एनर्जी से। आप बाहर निकालना चाहते हैं तो जितनी एनर्जी से बाउंडेड है उतनी ही एनर्जी आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी होगी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी होगी उसी को आप वर्क फंक्शन कहते हैं। सीजियम का वर्क फंक्शन मिनिमम होता है। इसकी जरूरत, देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आपको उसे एक मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। अगर वो एनर्जी आप फोटोन्स के थ्रू प्रोवाइड कर, तो आप इसे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने के लिए वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी देनी होती है। अगर वो एनर्जी आपने फोटोन्स के थ्रू दे दी तो आप इस एमिशन को फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कहोगे। मींस आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो लाइट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये एक मेटल प्लेट है, रुको समय, बस ये वाला जो स्टेप है अगर ये आप समझ गया तो आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया। फिर तो जस्ट आपको ग्राफ बनाना है और इक्वेशंस लिखने हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 10-15 मिनट का काम है बस। तो देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन समझने के लिए आपने एक मेटल सरफेस ली,
इस मेटल सरफेस के ऊपर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस इसको निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। आपने कुछ फोटोन इंसिडेंट किए, फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जुवेरिया क्या हाँ जी जुवेरिया, क्या ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा यहां से? ये है फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन। फोटोन जो आपने दिया है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया है, और जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नो नहीं होगा। नहीं होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होने वाला। अब मान लीजिए सेम इलेक्ट्रॉन है, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने एनर्जी प्रोवाइड करी एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ तिशा, क्या एमिशन होगा? वो इक्वल है तो हो जाएगा। ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर मैं एक फोटोन ले रहा हूं और इस फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब बताओ क्या एमिशन होगा? यस। इजेक्ट कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने कितनी एनर्जी दी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो होगा क्या, जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है ना वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी। आपने कितना प्रोवाइड किया? 3। इजेक्ट करने के लिए कितना चाहिए? 2। क्या बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी लेट्स से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा सकता है, लेकिन कराएगा एक ही। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है। दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन फेनोमेनन। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक फोटोन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए या 2 फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा ले। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन। बाकी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाएगी। सो दैट विल बी 4 - 2 = 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऐसे लूं, दो फोटोन्स, ये सब फोटोन्स हैं, मैं दो फोटोन्स ले लेता हूं, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो आपने इलेक्ट्रॉन लिया है इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए क्या एमिशन होगा? क्या लगता है आप लोगों को? दिशा, क्या एमिशन हो पाएगा? सर एक का होएगा। एक का होगा। वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोटोन के पास एनर्जी है 1.5। क्यों होगा? यस सर, नहीं होएगा, कम है। मिला के नहीं चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए। E is less than 5। नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होने, बस यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आप फोटोन डालोगे, फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा। चलो जी लिख डालो जल्दी से। बस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है इतना सही, बाकी सारी चीजें इन्हीं, यही जो आपने लिखा है इसको इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ना है या ग्राफ की फॉर्म में पढ़ना है।
Done, sir. ओके, सबने लिख लिया? अच्छा अच्छा अच्छा, लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट देखिए, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए। उसने एक मेटल प्लेट ली, उस मेटल प्लेट को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक दूसरी प्लेट से कनेक्ट किया। इस पूरे सिस्टम को एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में रखा जिसमें कोई गैस नहीं है, कुछ नहीं था यहाँ। इन दोनों प्लेट्स में कोई कांटेक्ट नहीं है, दैट मींस यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। इस एमीटर की कोई रीडिंग नहीं थी। फिर इसने क्या किया, ऊपर से लाइट इंसिडेंट की। लाइट इंसिडेंट यहाँ करेगी, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा इस प्लेट पर, और इस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही दूसरी प्लेट पर पहुंचेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो ये एमीटर रीड कर रहा है, ये करंट किसकी वजह से आ रहा है? इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहे हैं, जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की वजह से इजेक्ट हुए। अब यहां पर इसने दो तरह के ग्राफ प्लॉट करे। वो देखना चाहता था कि करंट पर अगर इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो करंट है इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पर, आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ करंट कैसे चेंज होगा। दूसरा, फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाओ, मींस नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दो, तब करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटोन्स के ऊपर, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराता है। अगर मैं कह रहा हूं 1000 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, दैट मींस 1000 फोटोन्स इंसिडेंट हुए होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसको एक लाइन में ऐसे करके लिख सकते हो, बहुत स्ट्रेट। इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट is independent of frequency. फ्रीक्वेंसी पर करंट डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर। रीजन क्या है? करंट डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इंसिडेंट हुए थे, मींस इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी पर नहीं। तो इंटेंसिटी वर्सेस करंट ग्राफ प्लॉट करोगे, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, करंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी के साथ लोगे तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े ना, करंट नहीं बढ़ेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा? देखो, अगर आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, दैट मींस एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, करंट चेंज नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसे लिख लीजिए, बस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में इतना ही, दो ग्राफ आने चाहिए। ये बहुत क्लियर हो जाए कि करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा रेडिएशन के, करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा।
Then चलो और फिर ऊपर कर देते। Done. ये लिख लिया होगा इतना ना। नेक्स्ट देखो स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। देखिए इस प्लेट को अगर पॉजिटिव की जगह मैं नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं तो क्या लग रहा है जुवेरिया, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल करेगी? जुवेरिया अगर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दे दें तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी रिपेल करेगी? भाई नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगी। अगर आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंच ही ना पाए, आपका करंट जीरो हो जाए। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पोटेंशियल के लिए प्लेट सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देती है उसको आप कहोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल दैट कैन रिड्यूस फोटोइलेक्ट्रिक करंट टू जीरो। तो ये पोटेंशियल क्या करेगा, अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा, कुछ पहुंचेगा ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आप दे रहे हो तो जितनी रिपल्सिव एनर्जी है ना, वो रिपल्सिव एनर्जी उस एनर्जी के इक्वल है जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू रिपल्सिव एनर्जी ऑफ प्लेट्स। तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं ईवी नॉट। वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल दो चीजों पर डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। तो करंट का उल्टा है, करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता था, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर नहीं, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। इतना लिखिए, फिर इस पे कुछ ग्राफ्स हैं वो प्लॉट करेंगे।
चलो जी नेक्स्ट देखो। तो ये चीज याद रखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट की इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। करंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, करंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। वो कहता है कि अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस करंट ग्राफ प्लॉट करो। देखो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो था, पोटेंशियल जब जीरो था तो कुछ करंट था। आप अगर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, देखो इस प्लेट पर देखो, अगर आप यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हो और जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे भाई ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, करंट बढ़ेगा। तो देखिए जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ते बढ़ते सैचुरेट हो जाता है, मैक्सिमम हो गया करंट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, दैट इज द सैचुरेशन करंट। अब ये जो सैचुरेशन करंट है, करंट डिपेंड करना चाहिए इंटेंसिटी पर। आप पोटेंशियल नेगेटिव करो भाई, नेगेटिव करोगे तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाएंगे, करंट कम होता चला जाएगा और एक पोटेंशियल आएगा जिस पोटेंशियल पर जाकर करंट जीरो हो जाएगा, इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस ऑफ वी। सो दिस इज करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ। अब इस ग्राफ में वो दो वेरिएशंस आए एग्जाम्स। कहता है अच्छा ये ग्राफ प्लॉट करो अलग अलग रेडिएशन के लिए, और अलग अलग रेडिएशन की इंटेंसिटी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम है। इंटेंसिटी अलग होने से किस पर फर्क पड़ेगा, सैचुरेशन करंट पर या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर? दिव्यांशी, अगर मैं अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट ले रहा हूं तो अलग अलग इंटेंसिटी से किस पर फर्क पड़ेगा, सैचुरेशन करंट अलग हो जाएगा या स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा? तो बताएगा मुझे, दिव्यांशी तो नहीं बताएगा। सर हाँ सैचुरेशन। सैचुरेशन करंट, क्योंकि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिक पोटेंशियल सेम रहेगा। तो देखो वी आई ग्राफ चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी है बट डिफरेंट इंटेंसिटी है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता चला जा रहा है, ये अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट। फिर वो कहता है सेम ग्राफ प्लॉट करो अगर इंटेंसिटी सेम है फ्रीक्वेंसी अलग है। जुवेरिया, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से किस पर फर्क पड़ेगा, सैचुरेशन करंट या स्टॉपिंग पोटेंशियल? चैट रूम यूज करना जुवेरिया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना बढ़ता चला जाएगा, सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। तो ये ग्राफ है आपके पास, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये तीन ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और तो एक सेकंड ऊपर कर दो। Okay.
Yes. चलिए जी, हो गया। नेक्स्ट देखिए, आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। भाई आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सिंपल ये कहती है, अगर आपने एक फोटोन लिया जिसकी एनर्जी E है, उसे एक सरफेस पर इंसिडेंट किया जिसका वर्क फंक्शन फाई नॉट है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे विद अ काइनेटिक एनर्जी ke, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। इस एक्सप्रेशन को आप आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज E माइनस फाई नॉट। अब आप कर ये सकते हो कि इस इक्वेशन को कई फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत फॉर्म्स होती है जिसमें आप इसे ले सकते हैं। अगर आप कह रहे हो न्यू फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, तो E को आप एच न्यू लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने E को एच न्यू लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू बाय फाई नॉट, ये सॉल्व हो गया। आप एक काम और कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में। काइनेटिक एनर्जी इज ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जैसे ही आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, ये ई वी नॉट इज एच न्यू माइनस फाई नॉट हो जाएगा। आप कुछ काम और भी कर सकते हैं, आप एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कम अगर आपने फ्रीक्वेंसी करी तो एमिशन नहीं होगा। एमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या ज्यादा होनी चाहिए। तो जो वर्क फंक्शन है ना आपका, इसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं एच टी नॉट। तो वर्क फंक्शन की जगह आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ईवी नॉट आ जाएगा एच टी माइनस फाइव नॉट। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ जो फाइव नॉट है उसकी जगह आप एच टी नॉट रख दीजिए। ड्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे हर सिस्टम का वर्क फंक्शन अलग होता है, ऐसी हर सिस्टम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई एच टी माइनस एच टी नॉट हो। अब आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। न्यू को आप लिख सकते हो सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट को आप लिख सकते हो सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट, लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है इंसिडेंट रेडिएशन की, और लैम्डा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। तो एमिशन के लिए आपकी रेडिएशन जो आ रही है उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी एमिशन हो पाएगा। इसे लिख लीजिए बस, इक्वेशन के नाम पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही इक्वेशन लिखिए इसे।
डन सर। ओके, सबने लिख लिया? डन सर। ओके, सर प्लीज थोड़ा ऊपर करना। सर इससे भी ऊपर। ओके सर। नेक्स्ट देखिए, यहां भी ना दो ग्राफ डाल देता है। एक होता है, कहता है अच्छा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करो। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो आप लिख सकते हो दिस इज y इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर लो, mx प्लस सी, m की जगह h आ रहा है, x की जगह न्यू आ रहा है, y की जगह काइनेटिक एनर्जी, c की जगह माइनस फाई नॉट। तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो एमिशन होना नहीं है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। जब आप इसे पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये आपको y इंटरसेप्ट मिलेगा, जिसे आपने फाई नॉट कहा हुआ है। आप अगर ये एंगल थीटा कह दो, आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो स्लोप आपका tan थीटा होता है। स्लोप देखो यहाँ पर, स्लोप की जगह h आ रहा है तो ये स्लोप h हो जाएगा। अब एक चीज और आती है, जितने भी आप ग्राफ लेंगे सारी लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी मेटल का ग्राफ प्लॉट कीजिए, स्लोप सेम रहेगा, सारे ग्राफ पैरेलल जाएंगे। इसी उसमें एक और वो कहता है, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दो। ये फ्रीक्वेंसी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो एक्सप्रेशन ये होता है EV नॉट इज एच न्यू माइनस फाई नॉट। आप लिख सकते हो V नॉट इज एच न्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाई ई। आप फिर से इसे कंपेयर कर लो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, mx प्लस सी। तो देखिए y की जगह V नॉट है, स्लोप की जगह h बाई ई है, x की जगह न्यू आ रहा है, इंटरसेप्ट फाई नॉट बाई ई होगा। फिर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है।
जहां से ये शुरू हो रहा है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, पीछे लेकर जाओगे y इंटरसेप्ट आएगा, y इंटरसेप्ट होता है माइनस ऑफ फाइ नॉट बाई, ये एंगल थीटा है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप tan थीटा होता है। और देखो यहाँ स्लोप की जगह क्या आ रहा है h बाई ई, तो यहाँ भी स्लोप सेम होगा। आप जितनी भी लाइंस ले लो, कितने भी मेटल्स ले लो, सबके ग्राफ पैरेलल आएंगे क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, h बाई ई यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये लिख लीजिए, ये ग्राफ प्लॉट भी करवाया है कई बार और क्वेश्चंस में भी आया है कि ग्राफ ड्रॉ करके दे देता है, पूछ लेता है भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है। इतना लिख लो तो बताओ मुझे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स कर दो। बस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतना ही था। ओके, नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल्स देखिए। जैसे ये आपको दिया हुआ है, इसको लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। जो कुछ भी हो सकता है ना, सब इसी में कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? सॉल्व साथ में कर लेते हैं। लिखिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। भाई देखिए,
आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको तो मैं रब कर देता हूं। देखिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो कह रहा है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बताइए। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होती है एच डी। एच प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 raised to the power -34, और फ्रीक्वेंसी है आपकी 10 raised to the power 15। इतने जूल आ जाएगा। लेकिन देखो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 से डिवाइड कर दीजिए, और ये आ जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है। वर्क फंक्शन जब आप लोगे देन दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप ये काम कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी होगा इट्स E माइनस फाई नॉट। E कितना है 4.2, फाई नॉट कितना है 2, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2.2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ना आप काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। भाई काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी है 2.2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 इंटू वी नॉट। तो ये इससे कैंसिल हो गया, आपका वी नॉट आ गया 2.2 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2.2। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप वर्क फंक्शन से कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क फंक्शन हमने लिखा था एच न्यू नॉट, आप निकाल लीजिए। वर्क फंक्शन कितना है आपका, इट्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 is equal to h, which is Planck constant 6.626 into 10 raised to the power -34 multiplied by threshold frequency। तो यहां से आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये नोट कर लिया इतना आपने? यस सर। चलिए ये खत्म हुआ। इसके बाद एक लास्ट है आपके पास, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। भाई डी ब्रोगली ने कहा था कि मैटर के डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक मैटर पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। तो वहां से उसने कॉन्सेप्ट दिया था मैटर वेव का, कि मैटर से एसोसिएटेड अगर कोई वेव है तो उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था। उसने कहा था एक मैटर पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो मोमेंटम क्या होगा, एमवी। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी उसकी प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, इट्स h by mv, दैट्स डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और जिस वेव के लिए आप ये वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं उसे मैटर वेव कहते हैं। अब इस मोमेंटम को आप कई फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की कई फॉर्म्स आती हैं। मोमेंटम को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी,
तो मोमेंटम की जगह ये आ जाएगा h by twice of mass into kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह आ जाएगा Q इंटू वी. आप काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ है उसे 3/2 kBT लिख सकते हैं. इस काइनेटिक एनर्जी को आप 3/2 kBT लिख सकते हैं. तो जब काइनेटिक एनर्जी की जगह आप 3/2 kBT लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 mkBT. तो ये अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के थ्रू वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं. एक चीज और भी होती है कि याद है ना 2m चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रॉन के लिए h पता है, मास पता है, चार्ज पता है, सारी वैल्यूज रख दो तो ये 12.27/√v आ जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, v पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होगी दैट्स 12.27/√. बस ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है. लिख लीजिए जल्दी से.